हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए 5th सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर 1 की क्लास आज से हम शुरू करने वाले हैं और आज की वीडियो में यूनिट नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये बात तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ जब आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर रही थी तभी, कि बीए 3rd ईयर में आकर आपके 5th एंड 6th सेमेस्टर होते हैं और 3rd ईयर में आते ही आपके हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर का अलग अलग सिलेबस होगा। तो सिलेबस चाहे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं बीए 5th सेमेस्टर में सभी का डिस्कस हो चुका है और सभी की वीडियोस चैनल पे अपलोड हैं। प्लेलिस्ट मैंने सभी की बना दी है और जैसे जैसे मैं सब टॉपिक पर चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड करूँगी तो प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, तो आप प्लेलिस्ट में देखकर पढ़ते रहिएगा। चलिए देखिए, आपको 5th सेमेस्टर भूगोल में पढ़ना है रीजनल जियोग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल। रीजनल मतलब होता है प्रादेशिक। तो यही आपका पेपर 1 है जियोग्राफी का और आज इसका यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। सिलेबस आपने देखा है तो आपको पता है कि यूनिट नंबर 1 में पढ़ना क्या है। देखिए, यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ रीजन, इवैल्यूएशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। देखिए, सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ रीजन, यानी कि रीजन मतलब होता है प्रदेश या क्षेत्र या स्थान। तो प्रदेश से इसका अर्थ सही लगता है, तो रीजन मतलब प्रदेश का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, उसके कितने तरह के प्रकार हैं। जो प्रदेश होता है उसके कितने तरह के प्रकार हैं। ये पहला टॉपिक आपका हो गया यूनिट नंबर 1 का। तो आज की इस वीडियो में हम वही पढ़ेंगे, पहला टॉपिक जो कि आपका पार्ट 1 होगा यूनिट नंबर 1 का। ये चीज़ें मैं आपको शुरुआत में इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। चलिए यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रदेश क्या होता है, प्रदेश की परिभाषा, अलग अलग विद्वानों के अनुसार प्रदेश शब्द आया कैसे, इसको सबसे पहले प्रयोग किसने किया, किस भूगोलवेत्ता ने किया। सारी चीज़ें आज की क्लास में होने वाली हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छी है आपके लिए, बहुत हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए, प्रदेश का अर्थ सबसे पहले समझते हैं। देखिए, पृथ्वी तल वह इकाई क्षेत्र है जो अपने विशेष लक्षणों के कारण अपने समीपवर्ती अन्य इकाई क्षेत्रों से अलग समझा जाता है। मतलब देखिए, एक प्रदेश तो है नहीं पूरे विश्व में, देश है, महाद्वीप है, प्रदेश है, राज्य हैं, तो ये सब क्या है, वो प्रदेश ही होते हैं। पृथ्वी तल, देखिए बात करें अगर, देखिए भूतल की अगर समझ हासिल करना है तो भूतल की समझ हासिल करने की प्रक्रिया में प्रदेशों की जानकारी प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना महत्व रखता है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, भूतल की जानकारी प्राप्त करना है तो जो भूगोलवेत्ता होते हैं वो प्रदेशों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके विभिन्न चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो क्या है, वो प्रदेश है। देखिए, यहाँ पे मैंने प्रदेश का अर्थ सिंपल सी भाषा में नोट कर दिया है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रदेश को सबसे पहले यूज़ किसने किया। तो देखिए, यूनान के एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था हेरोडोटस, उन्होंने, और रोमन के एक भूगोलवेत्ता थे, रोमन भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था स्ट्रैबो। इन दोनों भूगोलवेत्ताओं ने सबसे पहले प्रदेश शब्द का प्रयोग किया। तो नाम आपको याद रखना है। देखिए, जिनकी ऑब्जेक्टिव्स टाइप परीक्षा होती है उनके लिए ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स टाइप में क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तो आपको याद रखना है, यूनान के भूगोलवेत्ता थे हेरोडोटस और रोमन भूगोलवेत्ता थे स्ट्रैबो। इन दोनों भूगोलवेत्ताओं ने सबसे पहले प्रदेश शब्द का प्रयोग किया था। और फिर देखिए, आधुनिक भूगोल में जर्मन भूगोलवेत्ता रीटर ने प्रदेश शब्द का प्रयोग किया। आधुनिक काल की हम बात करें तो रीटर ने अपनी पुस्तक अर्धकुंडे में प्रदेश शब्द का प्रयोग किया है। रीटर ने प्रदेश को भौगोलिक अध्ययन का उपागम माना, जिसे प्रादेशिक अध्ययन कहा गया। देखिए, रीटर जो थे वो जर्मन के विद्वान थे। इन्होंने अपनी बुक अर्धकुंडे में यूज़ किया प्रदेश शब्द का सबसे पहले आधुनिक काल में। और उन्होंने, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, और उन्होंने प्रदेश को भौगोलिक अध्ययन का उपागम माना और इस उपागम को प्रादेशिक अध्ययन कहा गया।
देखिए, और इसी उपागम के समानांतर में एक और उपागम का उदय हुआ जिसे क्रमबद्ध उपागम कहा गया। देखिए, भूगोल का अध्ययन करने के लिए ये दो मेथड हैं, दो विधियां हैं। एक है प्रादेशिक अध्ययन और है एक क्रमबद्ध अध्ययन। पीटर ने प्रदेश शब्द का जो उपयोग था वो द्वैतवाद उपागम के रूप में किया था, जिसके कारण भूगोल में क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल की द्वैतवाद प्रारंभ हुआ। और भौगोलिक अध्ययन की दो विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है प्रादेशिक भूगोल और दूसरी विधि है क्रमबद्ध भूगोल। अब इनको डिटेल में समझिए ये होता क्या है। देखिए, पहला है प्रादेशिक भूगोल। अगर भौगोलिक अध्ययन करना है तो इन्हीं दो विधियों को फॉलो करके कोई भी भूगोलवेत्ता अध्ययन करता है। देखिए, प्रादेशिक भूगोल में इसमें किसी संपूर्ण क्षेत्रीय इकाई के विभिन्न प्रदेशों का अध्ययन पृथक पृथक किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है। यह प्रदेशों का भूगोल है। देखिए, उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जब विश्व को विभिन्न प्रदेशों में बांट दिया जाए और उनका अलग अलग भौगोलिक अध्ययन किया जाता है, तब वो प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। दूसरा है क्रमबद्ध भूगोल। इसमें अध्ययन क्षेत्र को एक पूर्ण इकाई मानकर उसके विभिन्न भौगोलिक तत्वों का क्रमिक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि अगर किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करना है, किसी भी प्रदेश का अध्ययन करना है, तो उस पूरे क्षेत्र को एक संपूर्ण इकाई मान ली जाती है और उसी पूरे क्षेत्र को एक इकाई मान करके उस क्षेत्र के अंदर जितने भी तरह के भौगोलिक तत्व होंगे उन सभी का अध्ययन भूगोलवेत्ता एक सिस्टमेटिक मैनर में करता है, जिसे क्रमबद्ध कहा जाता है। यानी सभी चीज़ों को बारी बारी से अध्ययन करेगा। वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण, वहाँ पे क्या चीज़ें उगती हैं, वहाँ की ज़मीन कैसी है, सारी चीज़ों का अध्ययन वो एक इकाई मानकर उसके चीज़ों को एक सिस्टमेटिक मैनर में करेगा, तो वो क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत आता है। देखिए, जिस तरह से कोई भी अगर इतिहासकार है तो समय को कई महत्वपूर्ण काल खंडों में बांटकर ही अपने अध्ययन की वस्तु का विवरण प्रस्तुत करता है कि उसे किस चीज़ का अध्ययन करना है। और कई क्रमबद्ध विज्ञान अपने अध्ययन की वस्तुओं को कई महत्वपूर्ण भागों में व्यवस्थित करके उनका विश्लेषण भी करते हैं। तो उसी प्रकार जो भूगोलवेत्ता होते हैं वो स्थान को प्रदेशों में बांटकर उनके लक्षणों को समझने का प्रयास करते हैं। और प्रदेश जो है भूगोलवेत्ताओं के लिए कोई अनजाना शब्द नहीं है। वे सदियों से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं और आधुनिक भूगोल की शोध अग्रभूमि चाहे जो कुछ भी रहे, प्रदेश भौगोलिक विश्लेषण का आधारभूत इकाई होता है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि पूरे भौगोलिक अध्ययन करने के लिए प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण होता है सभी भूगोलवेत्ताओं के लिए। और उनका अध्ययन दो विधियों को फॉलो करके किया जाता है, चाहे प्रादेशिक भूगोल को फॉलो करके या क्रमबद्ध भूगोल को फॉलो करके। अब हम अलग अलग भूगोलवेत्ताओं और विद्वानों के अनुसार देखते हैं कि उन्होंने प्रदेश के बारे में क्या अपने शब्दों में लिखा है। तो ब्लॉश के अनुसार हम देखेंगे, ब्लॉश लिखते हैं कि प्रदेश एक ऐसा भूभाग है जिसकी सीमा अंतर्गत अनेक प्रतिकूल लक्षण वाली वस्तुएं किसी दैवी कारण से एक साथ रहने लगे हों तथा कालांतर में सह अस्तित्व के ढांचे में एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर लिया हो। तो ब्लॉश ने प्रदेश के बारे में ये लिखा है अपने शब्दों में कि प्रदेश क्या होता है, ये एक ऐसा भूभाग होता है, भूभाग का मतलब ज़मीन होती है, एक ऐसा स्थान होता है जिसकी सीमा अंतर्गत उसकी सीमा जो होती है, देखिए हर देश की अपनी एक सीमा होती है। हमारा भारत जो है तो हम भारत की सीमा के अंदर ही रहते हैं। तो अनेक प्रतिकूल लक्षण वाली वस्तुएं जो होती हैं किसी दैवी कारण से एक साथ रहने लगे, एक स्थान पे रहने लगे और आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर लें तो वो प्रदेश हो जाएगा। जिस तरह हम अपने भारत में रहते हैं, ये हमारा प्रदेश है। उसके अलावा हम किस राज्य में रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसकी सीमाओं के अंदर मिलकर लोग रहते हैं वो स्थान क्या कहलाता है, प्रदेश कहलाता है। दूसरी परिभाषा है प्लॉट के अनुसार। प्लॉट लिखते हैं कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका सीमांकन भूमि के लक्षण तथा
भू अधिग्रहण का सामान्य समरूपता के आधार पर किया गया हो, तो वो प्रदेश कहलाता है। ये प्लॉट लिखते हैं अपने शब्दों में। अब देखिए प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रदेश की, जिसमें पहली विशेषता है प्रदेश एक निश्चित अर्थ वाली क्षेत्र इकाई है। उसका अपना निश्चित एक अर्थ होता है, उसका अपना क्षेत्र निश्चित होता है। जैसे हमारे भारत का एक निश्चित स्थान है, क्षेत्र है। दूसरी विशेषता है प्रदेश का निश्चित क्षेत्र विस्तृत होता है। कोई भी प्रदेश क्या इतना छोटा सा होता है, क्या इतना गोला जो मैंने बनाया इतना छोटा होता है? नहीं, बहुत बड़ा होता है। उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, वो प्रदेश होता है। तीसरी विशेषता है, यहाँ पे लिखा है कि एक जैसे भौगोलिक प्रदेश में समस्याएं भी एक समान होती हैं, क्योंकि आसपास के इलाकों की जो समस्याएं होंगी वो भी लगभग सेम होंगी। चौथी विशेषता है प्रदेश का निहित उद्देश्य के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है। अगर कोई भी भूगोलवेत्ता प्रदेश का अध्ययन कर रहा है तो कोई ना कोई निहित उद्देश्य होगा, उसी के आधार पर वो प्रदेश का अध्ययन करता है। पांचवी विशेषता है प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र के संदर्भ में स्पष्ट भिन्नता होती है। आस के जो प्रदेश होंगे, देश होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि निकटता अगर बहुत ज़्यादा है पड़ोसी देशों के साथ तो समानताएं भी देखने को मिले। नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत अंतर भी देखने को मिलता है। रहन सहन, पर्यावरण, वातावरण, लोगों का कल्चर, सभ्यता, हर एक चीज़ में अंतर देखने को मिलता है। छठी विशेषता है प्रदेशों की व्याख्या तथ्यों एवं सिद्धांतों के आधार पर ही होती है। इनके बिना प्रदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो प्रदेश की अगर व्याख्या करनी है तो तथ्य एवं सिद्धांतों के आधार पर ही करनी होगी। तो ये है प्रदेश की विशेषताएं। अब देखिए प्रदेश के प्रकार। तो देखिए तत्वों के आधार पर प्रदेश को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो प्रदेश का जो प्रकार है उसको हम 4 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। आइए अब इसके बारे में समझते हैं। प्रदेश के प्रकार में पहला प्रकार है एक विषय प्रदेश। देखिए जब भूतल पर केवल एक ही तत्व के वितरण का अध्ययन किया जाता है तब उसकी वितरण संबंधी भिन्नता के अनुसार विभिन्न प्रदेशों की कल्पना की जाती है, और इस प्रकार तत्वों के आधार पर प्रदेश की निम्नलिखित विभिन्न प्रदेशों का जन्म होता है। और ऐसे प्रदेश को एकल विषय प्रदेश कहा जाता है, जैसे कि मृदा हो प्रदेश, वर्षा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश, भाषा प्रदेश आदि। दूसरा होता है बहुल विषय प्रदेश। ये भी एक प्रकार है प्रदेश का। देखिए जब किसी प्रदेश के सीमांकन का आधार एक तत्व पर नहीं बल्कि कई तत्वों पर होता है तब ऐसे प्रदेश को बहुल विषय प्रदेश कहा जाता है। और इस प्रकार के प्रदेशों में शामिल होता है प्राकृतिक प्रदेश या फिर आर्थिक प्रदेश या जलवायु प्रदेश। ये सारे प्रदेश बहुल विषय प्रदेश में शामिल होते हैं। तीसरा प्रकार है संपूर्ण विषय प्रदेश। देखिए अगर भूतल के किसी प्रदेश में 16 तत्व हैं और दूसरे किसी प्रदेश के 16 तत्व उनमें मेल खाते हैं, उनके जैसे होते हैं, लगभग सेम होते हैं, तो ऐसे प्रदेश को संपूर्ण विषय प्रदेश कहा जाता है। और इस प्रकार के जो प्रदेश होते हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं। चौथा प्रदेश है कंपेज। देखिए कंपेज एक ऐसा प्रदेश होता है जो कई तत्वों से मिलकर बनता है, लेकिन इसमें तत्वों का महत्व कम आवश्यक नहीं होता। तो जो बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनता हो वो कंपेज विषय प्रदेश के अंदर आता है। तो ये 4 प्रकार के प्रदेश के प्रकार हैं, इनको आप याद रखिएगा। और आज की वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद करके ही एग्ज़ाम में जाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आ गया होगा और चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो इसी तरह से आपके क्रम में सभी वीडियोज़ आती रहेंगी चैप्टर वाइज हर यूनिट की, और बाकी अदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 एंड 2, हिस्ट्री पेपर 1 एंड 2, सोशियोलॉजी पेपर 1 एंड 2, ज्योग्राफी पेपर 1 एंड 2, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, सभी के पेपर 1 एंड 2 की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप सभी के लिए हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।